शाम के करीब 4 बज रहे थे। बाहर तेज धूप थी और घर के अंदर कूलर की हवा चल रही थी। अचानक दरवाजे पर ऑटो रुकने की आवाज़ आई और साथ ही दो बड़े बड़े सूटकेस घिसटने की आवाज़। शांति देवी ने खिड़की से झांका तो उनका चेहरा खिल उठा। वो लगभग दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागी और बोली, अरे मेरी लाडो आ गई, मेरी नेहा आ गई। बहू कविता ने गर्दन घुमाकर देखा। उसकी ननद नेहा फिर से वही दो बड़े बैग लेकर घर में घुस रही थी। अभी 2 दिन पहले ही तो अपने ससुराल गई थी। ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले 8 महीनों से नेहा का यही हाल था। ससुराल में जरा सी कहा सुनी होती और वो बैग उठाकर मायके आ जाती। शांति देवी लपक कर बेटी के हाथ से बैग लेने लगी। आ जा मेरी बच्ची, बहुत थक गई होगी तू। नेहा ने आते ही अपनी चप्पल एक कोने में फेंकी और सीधे सोफे पर पसर गई। फिर कविता की तरफ देखकर हुक्म चलाया, भाभी एक कप कड़क चाय बना दो, रास्ते भर थक गई हूँ। कविता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसोई में गई और एक कप चाय बना लाई। उसके पति सुरेश ने अपनी बहन की तरफ देखा और धीरे से पूछा, फिर से झगड़ा हो गया क्या नेहा? तुमसे मतलब? नेहा ने तुरंत आंखें दिखा दी। मैं अपने खुद के घर आई हूँ, किसी गैर के घर मेहमान बनकर नहीं आई। सुरेश चुप हो गया। कविता ने चाय का कप सामने रखा तो नेहा ने एक घूंट पीते ही मुंह बना लिया। भाभी चीनी तो देख लिया करो, तुम्हें अभी तक इतना भी नहीं पता कि मुझे कैसी चाय पसंद है। कविता ने बस उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले वापस रसोई में चली गई। ये तो रोज का ही किस्सा बन गया था। नेहा सुबह 10 बजे तक सोती, बना बनाया खाना मिलता, धुले हुए कपड़े मिलते और ऊपर से हर बात में भाभी में कमी निकालना। एक दिन दोपहर को पड़ोस की सुनीता चाची किसी काम से घर आई तो नेहा ने जानबूझकर जोर से बोलना शुरू कर दिया, चाची देख लो, आजकल तो भाभी ही इस घर की बड़ी मालकिन बनी हुई है, घर में इनका ही राज चलता है। सुनीता चाची ने हंसकर पूछा, अच्छा और नहीं तो क्या? नेहा बोली, माँ की तो अब कोई सुनता ही नहीं, आप लोग ही कुछ समझाते क्यों नहीं? कविता वहीं बैठी सब्जी काट रही थी। उसने सब सुनकर भी कुछ नहीं कहा। शांति देवी को तो बेटी की हर बात में सच्चाई लगती थी। उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी। आजकल की बहुएं होती ही ऐसी हैं। उस दिन कविता के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने सिर उठाकर दोनों की तरफ देखा, मगर फिर अपने आप को रोक लिया। शाम को सुरेश काम से लौटा तो बिजली के बिल और राशन के खर्चे की बात होने लगी। तभी नेहा बीच में ही टपक पड़ी, भैया घर का खर्च इतना बढ़ रहा है तो भाभी को भी थोड़ा हाथ रोकना चाहिए। सुरेश ने हैरानी से पूछा, कौन सा खर्च? अरे वही। नेहा ने कविता की तरफ इशारा किया, इनके मायके वालों के फ़ोन, उनका आना जाना, ये सब भी तो खर्चा ही है ना। कविता ने धीरे से पानी का ग्लास टेबल पर रखा और पहली बार नेहा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरे मायके वाले 30 त्योहार पर ही आते हैं नेहा, लेकिन आप पिछले 8 महीने से यही कर रही हो। इतना सुनते ही नेहा का चेहरा उतर गया। शांति देवी तुरंत बीच में ही बोली, तो क्या हुआ, ये इस घर की बेटी है। कविता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार वो चुप्पी नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उस रात खाना खाते समय घर का माहौल अजीब सा था। किसी ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन कविता के मन में जो सालों से जमा था वो अब धीरे धीरे बाहर आने वाला था। नेहा को एहसास हो गया था कि उसकी भाभी अब चुप नहीं रहेगी। अगली सुबह कविता रोज की तरह सबसे पहले उठ गई। उसने चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया और सुरेश के टिफ़िन की तैयारी करने लगी। तभी शांति देवी की आवाज़ आई, कविता नेहा अभी सो रही है, उसके लिए आलू के पराठे बना देना, उसे ब्रेड पसंद नहीं है। कविता ने बिना कुछ कहे पराठे भी बना दिए। करीब 9 बजे नेहा नींद से उठी, ब्रश किया, नहाई और सीधे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और बोली, भाभी दही भी ले आओ। कविता दही रखकर वापस मुड़ने लगी तो नेहा हंसते हुए बोली, माँ भाभी का चेहरा देखो, लगता है कल की बात का बुरा मान गई। शांति देवी भी मुस्कुरा दी, अरे 2 बातें सुन ली तो कौन सा पहाड़ टूट गया। कविता ने पहली बार वहीं खड़े खड़े कहा, बात सुनने की नहीं है माँ जी,
बात यह है कि हमेशा सुनने वाली भी इंसान होती है और सुनाने वाले का क्या है। ससुराल में काम करना ना पड़े इसलिए मायके आके बैठ जाओ और बस ऑर्डर मारो। टेबल पर फिर सन्नाटा छा गया। नेहा ने पराठे का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, भाभी आप तो बात बात पर दिल पर लेने लगी हो। दिल पर लेने की आदत मुझे नहीं है, कविता ने शांत आवाज में कहा, वरना इतने साल इस घर में नहीं रह पाती। नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही थी। दोपहर में कविता कपड़े तय कर रही थी, तभी बातों बातों में नेहा फिर से शुरू हो गई, मेरी भाभी को तो बस अपने कमरे से मतलब रहता है। माँ की कितनी सेवा करती हूँ मैं, ये कोई नहीं देखता। कविता इस बार भी चुप रही। पड़ोस की सुनीता चाची ने जाते ही सीधे नेहा से पूछा, तुम सच में माँ की सेवा करती हो? क्यों नहीं करती क्या? नेहा तुरंत भड़क गई। पिछले महीने तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास कौन लेकर गया था? नेहा चुप। दवा कौन लाता है? फिर नेहा चुप। रात को तबीयत खराब होती है तो कौन उठता है? शांति देवी वहीं बैठी सब सुन रही थी। नेहा ने बात घुमाने की कोशिश की, तो क्या एहसान करती हैं? कविता ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, नहीं एहसान नहीं करती, क्योंकि ये मेरा घर है। लेकिन जो काम करता है उसका नाम खराब करना भी ठीक नहीं होता। नेहा का चेहरा लाल पड़ गया। शाम को सुरेश घर लौटा तो उसने देखा घर का माहौल फिर से भारी है। खाना खाते समय नेहा अचानक बोली, भैया आपको पता है भाभी आजकल मुझे घर में रहने तक का ताना देने लगी है। सुरेश ने चौंक कर कविता की तरफ देखा, लेकिन इस बार कविता डर कर चुप नहीं हुई। उसने सीधे कहा, मैंने रहने का ताना नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि अगर तुम्हें यहाँ सब इतना बुरा लगता है तो तुम अपने घर क्यों नहीं जाती? नेहा ने गुस्से में थाली रख दी, मतलब अब ये घर मेरा नहीं रहा? कविता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये आपका घर भी है, लेकिन आपका घर सिर्फ यही नहीं है नेहा, आपका एक और घर भी है, जहाँ हर झगड़े के बाद वहाँ रहने की बजाय आप यहाँ आकर बैठ जाती हो और यहाँ की शांति भंग करती हो। नेहा तिलमिला गई। शांति देवी ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा, अगर मेरी बेटी यहाँ रहेगी तो किसी को क्या परेशानी है? कविता ने धीरे से कहा, परेशानी रहने से नहीं माँ जी, परेशानी तब होती है जब रहने वाला घर को घर नहीं अपना हक समझकर दूसरों को छोटा दिखाने लगे, हुक्म चलाने लगे। इतना सुनते ही नेहा कुर्सी से उठी खड़ी हुई। उसने गुस्से में कहा, भाभी ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ इस घर में किसकी चलती है। और ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई। कविता को पहली बार लगा कि बात अब सिर्फ तानों तक नहीं रहने वाली, नेहा कुछ ऐसा करने वाली है। अगले 2 दिन घर में अजीब सा माहौल था। नेहा कविता से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, लेकिन जहाँ मौका मिलता माँ के कान भरने लगती। माँ आपने देखा ना, अब भाभी कैसे जवाब देने लगी है, अब तो ये किसी की इज्जत भी नहीं करती। शांति देवी भी बेटी की बातों में आ जाती और फिर छोटी छोटी बातों पर कविता को टोकने लगती। कविता भी अब अपना काम कर रही थी। सुबह से रात तक घर संभालना, खाना पीना सब पहले जैसा ही चल रहा था, लेकिन अब वो हर गलत बात पर सिर झुकाकर खड़ी नहीं रहती थी। एक शाम सुरेश काम से लौटा तो घर में जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। नेहा रो रही थी, शांति देवी उसे चुप करा रही थी। सुरेश घबरा कर अंदर आया। क्या हुआ? नेहा ने रोते हुए कहा, भैया आपकी पत्नी चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। सुरेश ने तुरंत कविता की तरफ देखा। तुमने ऐसा कहा? कविता ने शांत आवाज में कहा, नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि हर बार झगड़ा करके मायके आ जाना किसी समस्या का हल नहीं होता। देखो माँ, नेहा फिर रोने लगी, अब मुझे ही गलत साबित कर रही है। तभी कमरे के कोने में बैठे हरिशंकर जी ने पहली बार आवाज उठाई, बस करो नेहा। पूरा कमरा शांत हो गया। हरिशंकर जी वैसे कम ही बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सब सुनते थे। उन्होंने नेहा की तरफ देखकर कहा, एक बात का जवाब दो। नेहा चुप हो गई। तुम यहाँ 8 महीने से हो, इस दौरान तुमने अपने घर को बचाने के लिए क्या कोशिश की? नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। पति से बात की, चुप्पी। ससुराल वालों से बैठकर समझौता किया, चुप्पी। किसी बड़े को बीच में डाला, फिर से चुप्पी। हरिशंकर जी ने गहरी सांस ली, नहीं किया, क्योंकि तुम्हें लगा
यहाँ आकर बैठ जाना आसान है। शांति देवी बीच में बोली, आप हमेशा बेटी को ही गलत क्यों ठहराते हैं? मैं गलत नहीं ठहरा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने कविता की तरफ देखा और इस घर में अगर पिछले 8 महीने से किसी ने सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उठाई है तो वो बहू है। नेहा का चेहरा उतर गया। शांति देवी भी चुप हो गई। पहली बार किसी ने खुलेआम कविता का साथ दिया था। उस रात नेहा देर तक कमरे में बैठी रही, लेकिन अगले ही दिन उसने ऐसा काम किया जिसको किसी की उम्मीद भी नहीं थी। सुबह सुबह उसने अपनी माँ के सामने कहा, माँ अब फैसला कर लो, या तो इस घर में मैं रहूंगी या आपकी बहू। शांति देवी सन्न रह गई। उसी वक्त कविता रसोई से बाहर आई और उसने भी सारी बातें सुन ली। घर में पहली बार बात साफ साफ सामने आ गई थी। अब मामला तानों और झगड़ों से बहुत आगे निकल चुका था। एक तरफ बेटी थी, दूसरी तरफ बहू, और शांति देवी को चुनना किसी एक को ही था। नेहा की बात सुनकर शांति देवी कुछ देर तक उसे देखती रह गई। उन्हें उम्मीद थी कि हमेशा की तरह सब लोग कविता को ही चुप रहने को कहेंगे और बात खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बार मामला अलग था। कविता दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। सुरेश भी बाहर आ गया था। हरिशंकर जी अखबार मोड़कर चुपचाप सब देख रहे थे। नेहा फिर बोली, माँ फैसला कीजिए, मैं रोज रोज की बेइज्जती नहीं सहूंगी। शांति देवी ने धीरे से पूछा, वैसे बहू ने तेरी क्या बेइज्जती की है? ये सुनकर नेहा एक पल को रुक गई, फिर हकलाते हुए बोली, वो मुझे जवाब देती हैं, हर बात में पलट कर बोलती हैं। शांति देवी ने पूछा, और मुझे गलत साबित करती हैं, सबके सामने मुझे नीचा दिखाती हैं। शांति देवी ने फिर से कहा, और क्या किया उसने? अब नेहा के पास कुछ और नहीं था। वो चुपचाप नीचे देखने लगी। तब शांति देवी पहली बार अपनी बेटी की आंखों में देखकर बोली, गलत साबित नहीं करती नेहा, तू खुद गलत साबित हो जाती है। तू खुद अपने कर्मों से गलत साबित हो रही है बेटी। इतना सुनते ही पूरा घर एकदम शांत हो गया। नेहा को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी अपनी सगी माँ ने आज उसके खिलाफ बात कही है। शांति देवी की आंखें भर आईं और वो बोली, 8 महीने से मैं सिर्फ एक माँ बनकर सोच रही थी, एक बेटी की माँ बनकर, बहू की सास बनकर नहीं सोचा। फिर उन्होंने कविता की तरफ देखा और कहा, जब मैं पिछले महीने बीमार पड़ी थी तो बता, रात रात भर जागकर मेरे पैर कौन दबाता था? तू तो आई ही नहीं थी पूछने भी। रात को तबीयत खराब होती तो पानी कौन देता? नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप खड़ी थी। शांति देवी फिर बोली, जब घर का खर्च बढ़ा तो किसने बिना बोले अपने खर्चे कम किए? जब इस घर में किसी को जरूरत पड़ी तो आखिर में कौन खड़ा रहा? बोल बेटी, कौन खड़ा रहा? सब जानते थे जवाब क्या है। जवाब था कविता। शांति देवी ने गहरी सांस ली। और तू? उन्होंने नेहा की तरफ देखा। तू हर बात में आग लगाती रही, कभी भाभी को ताना, कभी भाई को भड़काना। क्या यही सिखाकर भेजा था तुझे? नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रोते हुए बोली, माँ आप भी मेरी तरफ नहीं हैं, आप भी भाभी की तरफ हो गई। शांति देवी बोली, मैं तेरी तरफ हूँ बेटी, हमेशा रहूँगी, लेकिन मैं तेरी गलती की तरफ नहीं हूँ। गलती को गलती कहना पड़ेगा। तभी कोने में बैठे हरिशंकर जी ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, यही बात बहुत पहले कह देनी चाहिए थी शांति, बहुत पहले। कुछ देर बाद शांति देवी ने आगे बढ़कर नेहा का हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, जा बेटी, आज ही अपने ससुराल फोन कर दामाद जी से बात कर, झगड़ा खत्म करने की कोशिश कर। घर छोड़ के भागने से घर नहीं बचते बेटी, घर बसाने से बचते हैं। नेहा चुपचाप रोती रही। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि हर बार दूसरों को गलत ठहराने से इंसान खुद सही नहीं हो सकता। शाम तक उसने हिम्मत करके अपने पति को फ़ोन किया। कई महीनों बाद दोनों ने ढंग से बात की। 2 हफ्ते बाद नेहा अपने ससुराल वापस चली गई। जाते समय उसने कविता के सामने आकर धीमे से कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं सच में बहुत गलत थी, मैंने आपको बहुत गलत समझा। कविता ने बस मुस्कुराकर इतना कहा, कोई बात नहीं नेहा, घर बसाने में जितनी ताकत लगती है ना, घर छोड़ने में उतनी नहीं लगती। अपना घर बचा लो। नेहा की आंखें फिर भर आईं। उसके जाने के बाद घर में पहली बार सुकून की शांति थी। शांति देवी भी अब बदल चुकी थी। अब वे हर बात पर बेटी और बहू की तुलना नहीं करती थी और कविता उसे
किसी पर जीत नहीं मिली थी, बस इतने सालों बाद उसे अपने ही घर में अपनी जगह मिल गई थी और उसकी ननद का घर टूटने से बच गया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।